नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं की कृतिका पुस्तक से ली गई पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस पाठ के जो लेखक है कमलेश्वर, उनके बारे में बताना जा रही हूँ। कमलेश्वर, सबसे पहले लेखक परिचय। कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 ईस्वी में मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिर्देशक के पद पर भी कार्य करने के बाद उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें सारिका, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण प्रमुख हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से पुरस्कृत किया जा चुका है। उनकी मृत्यु सन 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। दोस्तों, इनके द्वारा जो रचित कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे नई कहानी, आंदोलन में अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं। राजा, निर्वंशियां, खोई हुई दिशाएं, जिंदा मुर्दे, 16 छतों वाला घर, कहानी संग्रह डाक बंगला, वही बात, आगामी अतीत, काली आंधी और कितने पाकिस्तान उपन्यास है। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृतांत और संस्मरण आदि विधाओं पर भी अपनी कलम चलाई है। कमलेश्वर ने कई हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील चित्रण हुआ है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने गहनता से समझा और व्यक्त किया है। दोस्तों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इनके द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक। आखिरकार यह पाठ के शीर्षक को ऐसा क्यों रखा गया है? तो दोस्तों, यह जो घटना है, यह उस समय की बात है जब जॉर्ज पंचम की नाक में लेखक कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम को नाक पर व्यंग किया है। नाक सम्मान का प्रतीक होती है। जॉर्ज की नाक कटना जहां की ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा भूल में मिलने की घोतक है, वही यह भारत के लिए भी एक खतरा है। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि हमारे देश का चाहे छोटा सा शहीद बच्चा क्यों न हो, परंतु उसकी मान प्रतिष्ठा किसी भी विदेशी शासक से बहुत ज्यादा है। फिर देशभक्त नेताओं के सम्मान की तो बात ही अलग है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे ही दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी है। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे हैं और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई है। शाही मंडल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई है। अर्थात लेखक क्या बताते हैं,
काफी समय पहले रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने की खबर चारों तरफ फैली हुई थी। दर्जी पोशाकों को लेकर परेशान था। रानी जब तक यानी कि उनके अंदर में एक परेशानी थी कि रानी कब क्या पहनेगी। नया जमाना था, फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो चुकी थी, आने को तैयार थी। सुनने में आया था कि रानी के लिए 400 पाउंड का हल्के रेशम का एक नीला सूट बनवाया गया है, जिसका रेशम भारत से मंगवाया गया था। अखबारों में रानी एलिजाबेथ को जन्मपत्री और फिलिप के कारनामे छापे गए थे। लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि अंगरक्षकों, रसोइयों के साथ साथ एलिजाबेथ के कुत्तों की जीवनियां भी अखबारों में छापी गई है। अब लेखक को यह लग रहा है कि रानी के आने के चर्चे सुनकर दिल्ली में विचार हो रहा था कि जो इतना महंगा सूट पहनकर आएगा और जिसके बावर्ची भी युद्ध करते हैं, उनके स्वागत के लिए कितनी भव्य तैयारियां करनी पड़ेगी। किसी के कुछ कहने से पहले ही राजधानी सुंदर, स्वच्छ तथा इमारतें सुंदरनियों की तरह सजा दी गई हो। लेकिन दिल्ली के लाट से उसकी नाक गायब हो गई थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे कि किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मागरम बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पड़े पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल थी कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी हो रहा था। लेखक क्या कहते हैं आगे? इस नाक के लिए अनेक आंदोलन चले थे। कुछ लोग नाक हटाने के पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे। नाक रहने दी जाए, नाक रखने वाले रात दिन पहरा दे रहे थे। कहीं कहीं इन शाही नाकों के लिए तो छापामार युद्ध की स्थिति भी बन गई थी। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की एकाएक गायब सी हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशान बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई थी। देश के खैराबों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे। अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हालात में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो यूं कलाकार था और जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालात देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी तो एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना है और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। लेखक बताता है कि लाख चौकसी के बाद भी इंडिया गेट के सामने वाले खंबे से जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई और रानी अपने पति के राज्य में आए और राजा की नाक ना हो तो भला इससे बड़ी व्यथा और क्या हो सकती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए मंत्रणा हुई। जॉर्ज की नाक इज्जत का सवाल था, अतः मूर्तिकार को सर्वसम्मति से नई मूर्ति पर नाक लगाने का कार्य सौंप दिया गया। मूर्तिकार ने कहा, नाक तो बन जाएगी पर सही पत्थर लाना होगा। सभी नेताओं ने पत्थर लाने की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखे।
देखो, मानो यह कार्य अपने से दूसरे पर थोप रहे हो। फिर इस सवाल को हल करने का दायित्व क्लर्क को सौंपा गया। क्लर्क ने पुरातत्व विभाग की फाइलें चेक दी। कुछ जानकारी हासिल ना होने पर उसने कांपते हुए कमेटी से माफी मांग ली। सबके चेहरे उतर गए। अब एक और कमेटी गठित करके यह काम उसे हर हालत में पूरा करने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार ने कमेटी से कहा कि वह हर हाल में यह काम करेगा, चाहे उसे पूरा भारत खोजना पड़े। उसकी मेहनत का भाषण तुरंत अखबार में छाप दिया गया। अब मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा था। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बस रही थी। उसके सिर लटकाकर खबर थी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशी की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग और तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है। अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। मूर्तिकार ऐसे पत्थरों की खोज की जिसमें मूर्ति बनी थी। पूरे भारत में घूमा, परंतु उसने निराशाजनक जवाब देते हुए कहा कि नाक विदेशी पत्थर की बनी है। इस पर सभापति ने गुस्से में भरकर कहा कि कितनी शर्म की बात है कि भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह अपना ली है, लेकिन फिर भी यह पत्थर नहीं मिला। उदास मूर्तिकार ने अचानक चहक कर उन्हें एक उपाय सुझाया। सभापति खुश हुआ। चपरासी ने गुप्त वार्ता के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। मूर्तिकार ने झिझकते हुए कहा कि अगर इजाजत हो तो अपने नेताओं में किसी नेता की मूर्ति की नाक उतारकर इस पत्थर पर लगा दी जाए। कुछ विचार विमर्श के बाद सभापति ने खुशी से स्वीकृति प्रदान करते हुए इस कार्य को बड़ी होशियारी से अंजाम देने को कहा और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, खौलके तिलक, शिवाजी, काओसगी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टोटली नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार वल्लभ पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोग की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर गया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बांधते हुए कहा कि सुना है कि बिहार सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित की है। शायद बच्चों की नाक की ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बड़ी बैठती थी। अब बताइए मैं क्या करूं। लेखक कहता है कि मूर्तिकार नाक के लिए फिर यात्रा पर चल दिया। वह दिल्ली में बंबई गया, गुजरात तथा बंगाल गया, यूपी, मद्रास, मैसूर, केरल आदि पूरे भारत के कोने कोने गया, लेकिन सब प्रतिष्ठित देशभक्त नेताओं की नाक
जॉर्ज की नाक से थोड़ी लंबी थी। यह जवाब सुनकर सभी फिर क्रोधित हुए। मूर्तिकार ने ढाढ़स बांधते हुए क्या कहा कि 1942 में शहीद हुए बच्चों की नाक शायद ऐसी मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश शहीद हुए बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। मूर्तिकार ने दोबारा निराशा भरा जवाब दे दिया। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग गई हो तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक काटने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक तो हैरत अंग्रेज ख्याल दिमाग के थे कौंधा, और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय यह है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकारों को इजाजत दे गई। लेखक क्या बताते हैं कि राजधानी दिल्ली की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन नेता नाक के लिए पूरी तरह परेशान हो गए थे। उसे कहीं भी वैसा नाक नहीं मिलता है। फिर मूर्तिकार पैसों का लोभ नहीं छोड़ पा रहा था। उसने एक और उपाय सुझाया कि 40 करोड़ जनता में से किसी एक का तो नाप मिलेगा। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि नाक की जिम्मेवारी उसकी है। कानाफूसी के बाद मूर्तिकार को इजाजत दे दी जाती है। लेखक क्या बताता है कि दूसरे दिन अखबार में केवल इतना छापा गया कि जॉर्ज पंचम को जीवित नाक लगाई गई। नाक लगने से पहले हथियार बंद सैनिक तैनात किए गए। तालाब को साफ कर उसमें ताजा पानी भरा गया ताकि जिंदा नाक सूखे नहीं। मूर्तिकार स्वयं अपने बताए हल से परेशान होकर कुछ और समय मांग रहा था। उसने हिदायत अनुसार नाक लगा दी, किंतु उस दिन अखबार में कोई खास खबर नहीं आई। ना कहीं का फीता काटा और ना उद्घाटन का कुछ स्वागत समारोह हुआ। लेखक कहता है कि सिर्फ एक ही तो नाक चाहिए था। फिर इतना गमगीन माहौल क्यों था, इसका पता ही नहीं चला। अखबारों में क्या हुआ, सिर्फ क्या छापा गया, तो अखबारों में सिर्फ इतना छापा गया कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही थी। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर लिया गया, उसकी रवाब निकली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों की खबर छापी गई, जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थरों की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक और बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर ही नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने का नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे का स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए।
तो दोस्तों, आप सबों ने आज इस पाठ को अच्छे से जाना। जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में। पूरे देश में, यानी कि पूरे देश में खोजा गया, उसकी तरह नाक किसी का भी नहीं मिला। फिर मूर्तिकार ने क्या सलाह दी? क्यों नहीं 40 करोड़ देशवासियों में से किसी का एक जिंदा नाक ही इसमें लगा दिया जाए, और वही हुआ। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आप सबों को अगर यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यह पार्ट 1 है। अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 2 भी अवश्य देखिएगा। पार्ट 2 में मैं इस पार्ट के सभी प्रश्नोत्तरी करवाऊंगी, अवश्य देखिएगा। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।